वो साल था 1983। गर्मियों की एक रात ठीक 10 बजे पाकिस्तान में बड़ी हलचल होती है। भारत की खुफिया एजेंसी के सबसे जांबाज ऑफिसर की गर्दन तक पाकिस्तान के हाथ पहुंच चुके थे। भागने का कोई चांस नहीं था। रॉ के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि वो कोई साधारण जासूस नहीं था। वो था सबसे खूंखार जासूस रविंद्र कौशिक। कोड नेम था ब्लैक टाइगर, जो पाकिस्तान की फौज में मेजर बन चुका था, मेजर नबी अहमद शाकिर। दोस्तों, आज आपकी उसकी जांबाज की असली कहानी बताता हूं कि भारत से जाकर वो पाकिस्तानी फौज का मेजर कैसे बन गया, उसने पूरी पाकिस्तान की फौज में कैसे सेंधमारी कर डाली, और भारत के लिए उसने वो कौन सा कारनामा किया कि इंदिरा गांधी उसकी मुरीद हो चुकी थी। तो दोस्तों, वो 1973 की गर्मियों की एक शाम थी। लखनऊ के एक राष्ट्रीय नाट्य समारोह के मंच पर तेज रोशनी के बीच एक युवा अभिनेता पूरे जोश के साथ संवाद बोल रहा था। उसकी आवाज में ऐसा दम था कि हॉल में बैठे हर दर्शक की सांसें थम गई थीं। यह युवक एक भारतीय फौजी अफसर का एकल अभिनय कर रहा था, मानो वह वाकई युद्धभूमि में खड़ा हो। उसकी आंखों में देशभक्ति की चमक थी और हर शब्द मानो दिल से निकलकर सीधे सुनने वालों के दिलों में उतर रहा था। उस रात दर्शकों में बैठे एक विशेष व्यक्ति ने इस कलाकार की प्रतिभा को बड़े गौर से देखा। यह व्यक्ति भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक अधिकारी था। नाटक खत्म होने पर उसने महसूस किया कि यह नौजवान सिर्फ एक उम्दा अभिनेता ही नहीं, उसमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। पर्दे के पीछे जब तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रविंद्र कौशिक नाम का यह कलाकार अपने परिधान बदल रहा था, उसी वक्त उस रॉ अधिकारी ने उससे मुलाकात की। कौशिक पसीने से तरबतर था, लेकिन चेहरे पर संतोष था कि उसका प्रदर्शन सफल रहा। तभी एक अपरिचित सज्जन ने धीरे से कहा, बहुत खूब, जवान। रविंद्र चौंक कर पीछे मुड़ा। सामने एक मध्य आयु का गंभीर व्यक्ति खड़ा मुस्कुरा रहा था। आपने मंच पर जान डाल दी, उस व्यक्ति ने परिचय देते हुए कहा। मेरा नाम मेहरोत्रा है, मैं भारत सरकार के लिए काम करता हूं। रविंद्र को थोड़ा अचरज हुआ, फिर भी विनम्रता से बोला, धन्यवाद सर। मेहरोत्रा ने आसपास नजर घुमाकर सुनिश्चित किया कि कोई सुन नहीं रहा। फिर धीरे से बोले, देशभक्ति सिर्फ अभिनय तक सीमित रखना चाहते हो या असल जिंदगी में भी कुछ बड़ा करने का इरादा है? उनके शब्दों में रहस्य था। रविंद्र की धड़कन तेज हो गई। मैं समझा नहीं सर, उसने उत्सुकता से कहा। मेहरोत्रा ने एक कदम आगे बढ़ाकर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम्हें मौका मिले अपने देश के लिए एक खुफिया मिशन पर जान की बाजी लगाने का, तो क्या करोगे? कुछ क्षणों के लिए रविंद्र को यकीन नहीं हुआ कि उसने सही सुना। उसकी आंखों के सामने मंच की सारी रोशनी फिर से चमक उठी, मानो किस्मत ने उसे पुकारा हो। वह सीधा होकर खड़ा हो गया। देश के लिए कुछ भी सर, उसने बिना झिझक जवाब दिया। मेहरोत्रा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। बहादुर तो हो तुम, उन्होंने कहा। तुम्हारे जैसे नौजवान की हमें जरूरत है। तुम्हारे अंदर अद्भुत अभिनय कौशल है और दिल में देशभक्ति। यही मेल एक अच्छे जासूस को बनाता है। रविंद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। जासूस? उसने दबी आवाज में दोहराया। हाँ, मेहरोत्रा ने जवाब दिया। रॉ तुम्हें भर्ती करना चाहती है, एक खास मिशन के लिए। लेकिन सोचना अच्छी तरह, यह रास्ता उतना आसान नहीं जितना स्टेज पर लग सकता है। कुछ ही पलों में रविंद्र के मन में हजारों ख्याल दौड़ गए। बचपन से उसने कहानियों में बहादुर जासूसों के कारनामे सुने थे। उसके पिता वायुसेना में थे, जिन्होंने उसे बचपन से देश सेवा का मोल सिखाया था। शायद यही मौका था अपने जुनून और हुनर को देश के काम में लगाने का। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, मैं तैयार हूं। मेहरोत्रा ने उसका कंधा थपथपाया। फैसला सोच समझ कर लेना। यह गुप्त जीवन होगा जिसमें तुम्हारी पहचान और शायद जिंदगी भी दांव पर रहेगी। तुम्हें अपने परिवार तक से दूर रहना होगा। रविंद्र ने क्षण भर को अपनी माँ, पिता और भाइयों के बारे में सोचा, पर देश की पुकार उसके लिए सर्वोपरि थी। मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं सर, उसने अंततः कहा। मेहरोत्रा की आंखों में गर्व की चमक आई। तो मिलते हैं रविंद्र, उन्होंने एक विजिटिंग कार्ड बढ़ाते हुए कहा। कल सुबह इस पते पर आ जाओ, आगे की बातें वहां होंगी। उस रात रविंद्र के लिए नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह जानता था कि कल से
उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक रंगमंच के कलाकार से अब उसे असली जिंदगी के पर्दे पर एक खतरनाक किरदार निभाना था। मन ही मन उसने फैसला कर लिया था, वह अपने देश के लिए एक परछाई बनकर जिएगा, जिसकी वजूद का पता दुश्मन को भी न चलेगा। दिल्ली में एक गुप्त स्थान पर अगले 2 साल तक रविंद्र खड़ी ट्रेनिंग से गुजरा। दिन हो या रात, हर पल उसे एक नए मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था। उसे लड़ाई का प्रशिक्षण दिया गया, गुप्त कोड और संकेतों की भाषा सिखाई गई और सबसे अहम, उसे एक नई पहचान में ढलना था। अब वह रविंद्र कौशिक नहीं रह सकता था, उसे पाकिस्तानी मुस्लिम नागरिक नबी अहमद शाकिर बनना था। प्रशिक्षकों ने उसे उर्दू भाषा में निपुण बनाया, इस्लामी रीति रिवाज सिखाए। सुबह फजर की नमाज से लेकर रात की इशा तक की दुआ सब उसे कंठस्थ करनी पड़ी। यहां तक कि अपने भेष को मुकम्मल करने के लिए उसने खुद को सुन्नत यानी खतना तक करवाया। आईने में अपना नया रूप देखकर कभी कभी वह खुद को भी पहचान नहीं पाता था। इस दौरान उसे अपनी नई पहचान की पूरी कहानी भी याद करनी थी। कागजों पर उसके लिए नया जन्म प्रमाण पत्र तैयार था। जन्म स्थान इस्लामाबाद, नाम नबी अहमद शाकिर, पिता का नाम अनवार शाकिर, जो अब इस दुनिया में नहीं था। यानी नबी अहमद शाकिर एक ऐसा शख्स था जिसके माता पिता गुजर चुके थे और पाकिस्तान में दूर दराज बसने वाले चंद रिश्तेदारों के सिवा उसका कोई नहीं था। यह कहानी इसलिए घड़ी गई थी ताकि कोई भी उसके अतीत की छानबीन करे तो ज्यादा सुराग न मिले। ट्रेनिंग के आखिरी दिनों में मेहरोत्रा दोबारा उससे मिलने आई। अब रविंद्र काफी बदल चुका था, दाढ़ी उगाई थी, चलने फिरने और बोलने का अंदाज पाकिस्तानी बन चुका था। मेहरोत्रा ने एक फाइल उसके सामने रखी जिसमें जाली दस्तावेज थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट, पहचान पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र। रविंद्र ने जब अपना नया नाम उन पर देखा तो एक अजीब सी सिहरन उसके भीतर दौड़ गई। वह समझ गया कि अब वह आधिकारिक रूप से अपनी पुरानी जिंदगी त्याग चुका है। अंततः वह दिन आ पहुंचा जब उसे सीमा पार भेजा जाना था। नवंबर 1975 की एक अंधेरी रात, पंजाब सीमा के पास गेहूं के ऊंचे खेतों के पीछे 2 परछाइयां दबे कदमों से आगे बढ़ रही थी। चंद्रमा बादलों में छिपा था, चारों ओर सन्नाटा। मेहरोत्रा और कुछ खुफिया अधिकारी रविंद्र को सुरक्षित सीमा पार कराने आए थे। सीमा से कुछ मीटर पहले मेहरोत्रा रुक गए। आगे कंटीली तारों और दुश्मन के गश्ती दस्तों का इलाका था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। मेहरोत्रा ने भावुक होते हुए कहा, यही वो लम्हा है जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया था बेटे। याद रखना, अब तुम हिंदुस्तानी दिल के साथ पाकिस्तानी वेश में जियोगे। तुम्हारा हर कदम देश के नाम होगा। रविंद्र ने, जो अब नबी अहमद शाकिर बन चुका था, मेहरोत्रा को सलाम ठोका और दृढ़ स्वर में बोला, मैं वादा करता हूं अपनी आखिरी सांस तक हिंदुस्तान के लिए जीऊंगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और जुनून था। मेहरोत्रा ने बढ़कर उसे गले लगाया। दोनों की आंखें नम थीं, पर अंधेरे में छुपी हुईं। फिर मेहरोत्रा ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अलविदा, या यूं कहें खुदा हाफिज नबी अहमद शाकिर, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। यह कहकर उन्होंने उसका हाथ जोर से दबाया और सीमा की ओर इशारा किया। रविंद्र उर्फ नब्बी ने एक गहरी सांस ली और मुड़कर खेतों की आड़ में आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वह हिंदुस्तान की सरजमी पीछे छोड़ चुका था। उस रात एक भारतीय सपूत ने अपना वतन छोड़ दिया ताकि वह दुश्मन की धरती पर एक परछाई बनकर उसके मंसूबों पर नजर रख सके। पाकिस्तानी सीमा पार करते ही रविंद्र अब नबी अहमद शाकिर के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका था। कुछ दिनों तक वह छोटे कस्बों में रुका ताकि अपने नए माहौल को अच्छे से समझ सके। धीरे धीरे वह ट्रेनों और बसों से सफर करता हुआ कराची पहुंच गया। कराची विश्वविद्यालय में पहले ही उसके नाम से प्रवेश का प्रबंध किया जा चुका था। वहां कानून की पढ़ाई के लिए उसने दाखिला लिया। यूनिवर्सिटी के दिन चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन नबी ने खुद को एक होनहार छात्र के रूप में पेश किया। दिन में क्लास में वह ध्यान से कानूनी किताबें पढ़ता, तो शाम को हॉस्टल के कमरे में चुपके से रेडियो पर हिंदुस्तान से प्रसारित समाचार सुनता। कभी कभी पाकिस्तानी सहपाठी हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते तो नबी चुपचाप सुनता, चेहरे पर ऐसे भाव लाता मानो वह भी सहमत हो, लेकिन दिल में उसे चोट पहुंचती। ऐसे हर मौके पर वह अपने असली मिशन को और मजबूती से याद कर लेता। कुछ साल यूं ही बीत गए। 1978 तक नबी अहमद शाकिर ने वकालत की डिग्री हासिल कर ली। अब उसके सामने अगली चुनौती थी
पाकिस्तानी सेना में शामिल होकर अंदर से खुफिया जानकारी निकालना। उसने पाकिस्तानी सेना के एक प्रशासनिक विभाग में नौकरी के लिए आवेदन किया। दस्तावेज अच्छे थे। पढ़ा लिखा होने के कारण उसे 1979 में पाक सेना के सैन्य लेखा विभाग में अधिकारी पद पर नियुक्ति मिल गई। अब वह पाकिस्तानी फौजी वर्दी पहन सकता था। भले ही उसका काम दफ्तर का हो, लेकिन उसे सेना के अंदरूनी हलचलों तक पहुंच मिल चुकी थी। रविंद्र उर्फ नबी अब दिन में पाक सेना का वफादार अफसर बनकर काम करता और रात में हिंदुस्तान का जासूस बनकर सूचनाएं इकट्ठी करता। उसने बेहद सावधानी से सूचनाएं जुटानी शुरू की। कभी किसी फाइल में आगामी सैन्य अभियान के आदेश पढ़ लेता, कभी गोपनीय दस्तावेजों से सैनिक टुकड़ियों के मूवमेंट का शेड्यूल नोट कर लेता। वह यह सब याद कर लेता या अपने पास छोटे कोड में लिख लेता। फिर अवसर मिलते ही वो सूचनाएं भारत भेजनी होती थीं। उस दौर में कोई उच्च तकनीक संचार सुविधा नहीं थी, इसलिए रविंद्र ने खतों का सहारा लिया। वह आम कागज पर माता पिता या रिश्तेदारों को संबोधित सामान्य खत लिखता, जिसमें घरेलू कुशल क्षेम भरी बातें होती। लेकिन उन्हीं खतों के बीच अदृश्य स्याही से असली संदेश लिखे होते। इस विशेष स्याही से लिखी इबारत आंखों से नहीं दिखती थी, पर भारत में सही हाथों में पहुंचकर जब रासायनिक तरल डाला जाता तो शब्द प्रकट हो जाते। हर महीने वह ऐसे कुछ खत अलग अलग पते पर डाल देता, कभी दुबई, कभी कुवैत के पते जो रॉ ने पहले से तय कर रखे थे। वहां से वो खत घुमा फिराकर भारत पहुंच जाते। एक एक खत पाकिस्तानी फौज की नई तैनाती, सीमा पर होने वाली मूवमेंट या किसी संभावित ऑपरेशन की योजना की जानकारी लेकर जाता। एक बार उसे पता चला कि राजस्थान सीमा के पास पाक सेना का एक बड़ा अभ्यास होने वाला है, जिसमें टैंकों की नई खेप इस्तेमाल होगी। उसने तुरंत सारी जानकारी अदृश्य स्याही में लिख भेजी। हफ्तों बाद जब भारत में वह सूचना मिली तो भारतीय सेना हाई अलर्ट पर आ गई और सीमाओं पर अपनी तैयारी मजबूत कर ली। समय रहते मिली उस चेतावनी से भारत को बड़ा फायदा हुआ। ऐसे ही कई मौकों पर नबी अहमद शाकिर द्वारा भेजी गई जानकारियों ने भारत को खुफिया बढ़त दिलाई। रविंद्र की मेहनत रंग ला रही थी। पाकिस्तान में किसी को उस पर शक नहीं था। उलटे उसकी मेहनत और हुनर से उसके वरिष्ठ अफसर खुश रहते। कुछ वर्षों में उसे तरक्की देकर मेजर के बराबर रैंक दे दी गई। पाक फौज में वह इज्जत से देखा जाने लगा। दूसरी तरफ भारत में उसकी अदृश्य उपलब्धियों ने रॉ के आला अधिकारियों को प्रभावित किया। कहा जाता है कि उसी दौरान भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसकी बहादुरी से खुश होकर उसे ब्लैक टाइगर का उपनाम दिया था। हालांकि यह नाम और प्रशंसा गुप्त रूप से रॉ के दायरे तक ही सीमित थी। खुद रविंद्र को इसका पता नहीं था। इस तरह एक भारतीय जासूस दुश्मन के देश की सेना के दिल तक सफलतापूर्वक पहुंच चुका था। हर बीतते दिन के साथ उसका मिशन गहरा होता जा रहा था, लेकिन उसी के साथ बढ़ रही थी खतरे की परछाई। उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। कराची में पढ़ाई पूरी करने और सेना में नौकरी लगने के बाद नबी अहमद शाकिर ने अपने चारों ओर एक जिंदगी बसा ली थी, जो बाहर से सामान्य दिखती थी। इसी दौरान उसके एक वरिष्ठ सहकर्मी ने उसकी मुलाकात अपनी भतीजी अमानत से करवाई। अमानत एक खूबसूरत और सीधी सादी पाकिस्तानी लड़की थी। नबी और अमानत की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। अमानत को नबी का संजीदा स्वभाव पसंद आया और नबी को अमानत की मासूमियत और नेकदिली भा गई। नबी जानता था कि शादी करना उसके मिशन की दृष्टि से फायदेमंद होगा। 1976 में नबी और अमानत का निकाह सादगी से संपन्न हुआ। निकाह के वक्त काजी ने पूछा, नबी अहमद शाकिर, क्या आपको यह निकाह कबूल है? नबी ने थोड़ा ठहर कर गहरी सांस ली और जवाब दिया, कबूल है। 3 बार यह शब्द दोहराकर वह कानूनी रूप से अमानत का शौहर बन गया। निकाह के बाद अमानत ने शर्माते हुए उसकी तरफ देखा तो नबी के दिल में हलचल सी हुई। उसने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। उस पल वह भूल जाना चाहता था कि उसकी असली सच्चाई क्या है। विवाह के बाद की जिंदगी बाहर से खुशहाल थी। अमानत के चेहरे की मुस्कान नबी के तनाव भरे जीवन में सुकून के पल लाती। जल्द ही उनके घर एक बेटे की किलकारी गूंज उठी। बच्चे को गोद में लेकर नबी की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि वह 2 जिंदगियां जी रहा है, एक अपने परिवार के साथ प्यारी जिंदगी और दूसरी अंधेरे में छिपी हुई देशभक्ति की जिंदगी। कभी देर रात जब नबी खुफिया खत लिखने या रेडियो पर गुप्त संदेश सुनने में मशगूल रहता तो अमानत जाग जाती। वह पूछती,
क्या बात है, आप इतनी रात गए तक जाग रहे हैं? नबी मुस्कुराकर बहाना बना देता, बस दफ्तर का कुछ काम था, खत्म कर रहा था। अमानत विश्वास करके फिर सो जाती और नबी के मन में कशमकश रह जाती। एक शाम अमानत ने यूं ही बातों बातों में उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा। नबी कुछ पल को चुप हो गया। उसने मन ही मन अपने असली माता पिता की तस्वीर सोची जो हिंदुस्तान में थे और जिन्हें वह वर्षों से देख नहीं सका था, मगर उसे कहानी निभानी थी। उसने नजरें झुकाकर कहा, वो बहुत साल पहले एक हादसे में इंतकाल कर गए। मेरा इस दुनिया में अब कोई खास नहीं, सिर्फ तुम हो। यह सुनकर अमानत की आंखें भर आईं। उसने नबी का हाथ थाम कर दिलासा दिया, मैं हूं ना आपका अपना। अल्लाह ने चाहे तो हम जल्द ही अपने छोटे से परिवार को बढ़ाएंगे, अपने बच्चे को अच्छे से बड़ा करेंगे। नबी ने दर्द भरी मुस्कान के साथ उसे सीने से लगा लिया। उस क्षण उसने महसूस किया कि इस लड़की ने सच्चे दिल से खुद को उसे सौंप दिया है और वह फिर भी इसे पूर्ण सत्य नहीं लौटा सकता। अमानत और बेटे के साथ बीतते हर लम्हे में नबी कहीं ना कहीं दुखी भी रहता कि एक दिन अगर उसका भेद खुल गया तो इन मासूमों पर क्या गुजरेगी। लेकिन फिर वह अपने आप को समझाता कि यही उसके पेशे की मांग है। वह जितना अच्छा परिवार का किरदार निभा रहा था, उतनी ही मेहनत से एक जासूस का किरदार भी निभाना था। प्यार और फर्ज के संघर्ष में वह खुद को तिल तिल कर मजबूत बना रहा था। 1983 की गर्मियों में नबी अहमद शाकिर की जिंदगी की रातें अचानक भारी लगने लगी। उसे हाल में रॉ से इशारा मिला था कि एक खास संदेशवाहक उससे मिलने पाकिस्तान आने वाला है। 8 साल में यह पहली बार था जब उसे उम्मीद जगी कि कुछ दिनों के लिए ही सही अपने वतन से आए किसी अपने का दीदार होगा, या शायद उसे कुछ समय के लिए हिंदुस्तान लौटने का मौका मिल सके। निश्चित दिन पर वह तयशुदा स्थान पर पहुंचा, एक पुरानी मस्जिद के पिछवाड़े, जहां रात के अंधेरे में उसे संपर्क अधिकारी मिलने वाला था। नबी ने घड़ी में समय देखा और बेचैनी से इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन आधी रात बीत गई, कोई नहीं आया। उसे चिंता होने लगी, क्या उसके साथी को कुछ हो गया या कहीं यह जाल तो नहीं। दिल में अनजाना सा खौफ जागा। वह देर तक इंतजार करने के बाद भारी कदमों से वापस लौट गया। अगले ही दिन दफ्तर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। 2 अनजान लोग सूट बूट में सेना मुख्यालय से आए और उन्होंने नबी से कुछ सामान्य सवाल किए, उसके परिवार, पिछली पोस्टिंग वगैरह को लेकर। नबी ने हर सवाल का जवाब संयत अंदाज में दिया, मगर उसके भीतर एक तूफान उठा हुआ था। शाम को जब वह घर पहुंचा तो मन बेचैन था। उसी रात करीब 10 बजे दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अमानत ने दरवाजा खोला तो बाहर पाकिस्तानी सेना के कुछ अफसर और सिपाही खड़े थे। उनमें वहीं 2 सूट वाले अजनबी लोग भी थे। एक अफसर कड़क आवाज में बोला, मेजर नबी अहमद शाकिर को तुरंत हमारे साथ चलना होगा। अमानत घबरा गई। क्या बात है? उसने पूछा। अफसर ने सख्त लहजे में बस इतना कहा, उन्हें मुख्यालय तलब किया गया है, आप बीच में ना बोलें। नबी दरवाजे तक आ चुका था। उसने स्थिति की गंभीरता भांप ली। जाने से पहले उसने अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लिया, माथा चूमा और अमानत की ओर देखा। अमानत की आंखों में डर था। नबी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, फिक्र मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा, बस कुछ औपचारिक पूछताछ है। अमानत ने कांपती आवाज में पूछा, सच बताइए, कोई परेशानी तो नहीं? नबी के पास झूठ के सिवा कोई चारा न था। उसने झबरन मुस्कान लाते हुए कहा, कुछ भी नहीं, तुम परेशान मत हो, अल्लाह पर भरोसा रखो। यह कहकर उसने अपने हाथ छुड़ाए और आत्मसमर्पण की मुद्रा में उन अधिकारियों के साथ चल दिया। जीप में बिठाकर नबी को अज्ञात स्थान की ओर ले जाया गया। अमानत दरवाजे पर खड़ी तब तक उस जीप की लाल बत्ती को अंधेरे में गुम होते देखती रही जब तक वह ओझल नहीं हो गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके शौहर के साथ क्या होने वाला है, पर उसका दिल किसी अनहोनी की दस्तक महसूस कर रहा था। नबी को जिस अज्ञात इमारत में ले जाया गया वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक गोपनीय ठिकाना था। एक अंधेरे कमरे में उसे धक्का देकर कुर्सी से बांध दिया गया। कुछ देर बाद तेज रोशनी वाला बल्ब उसके चेहरे पर चमकने लगा। 3 आदमियों की परछाइयां उसके सामने आईं। तो मेजर, या शायद हमें तुम्हें किसी और नाम से पुकारना चाहिए, एक ठंडी नजर वाले अफसर ने व्यंग्य से कहा। नबी चुप रहा। उसके दिमाग में ख्याल दौड़ रहे थे, आखिर कहां चूक हो गई? क्या संपर्क अधिकारी पकड़ा गया? दूसरे शख्स ने एक मोटी फाइल उसके सामने पटकी।
फाइल से कुछ कागज और तस्वीरें टेबल पर बिखर गईं। नबी ने नजर दौड़ाई तो दिल दहल गया। ये उसी की लिखावट में भेजे गए खत थे जिनकी अदृश्य स्याही दुश्मन ने उजागर कर ली थी। साथ ही कुछ तस्वीरें उसकी हिंदुस्तान में ट्रेनिंग के दिनों की थीं। यह साफ था कि अब पाकिस्तान को सब पता चल चुका है। रविंद्र कौशिक, तीसरे अधिकारी ने उसके असली नाम को ठंडे लहजे में उछाला, मानो शिकारी ने शिकार को आखिरी वार से पहले पहचान लिया हो। नबी उर्फ रविंद्र ने पहली बार खुद को संभाल कर जवाब दिया, मेरा नाम नबी अहमद शाकिर है। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। उसकी आवाज में फिर भी एक कोशिश थी अपने भेद को बचाने की। मुख्य अफसर खींच गया, नाटक बंद करो। तुम्हारे साथ ही इनायत मसीह ने सब उगल दिया है। तुम्हारे हर खत का पता है हमें। बेकार जान देने की जिद मत करो, सच बोलो। उसने मेज पर घूंसा मारा। रविंद्र का दिल यह सुनकर बैठ गया कि जिस भारतीय एजेंट को उससे मिलने भेजा गया था वह पकड़ा गया और उसने राज उगल दिए। अब बचने का कोई रास्ता न था। इसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ जो घंटों से दिनों तक खींच गया। जब शब्दों से बात न बनी तो मारपीट, बिजली के झटके, भूखा प्यासा रखना, हर तरह से रविंद्र को तोड़ने की कोशिश की गई। दर्द से शरीर टूट जाता, पर हर वार के साथ रविंद्र अपनी आंखें बंद कर लेता और मन ही मन भारत माता का चेहरा याद करता। जब पीड़ा असहनीय होती, वह अपने पिता के सिखाए देशभक्ति के सबक दोहराता या मां का चेहरा याद करके खुद को संभाल लेता। आईएसआई के अफसर उससे जानना चाहते थे कि पाकिस्तान में भारत के और कौन कौन से एजेंट हैं, उसने अब तक क्या क्या खुफिया सूचनाएं भेजी हैं, उसके नेटवर्क में कौन शामिल है। लेकिन रविंद्र ने अपनी जुबान नहीं खोली। जो कुछ दुश्मन को पहले से पता था, उसके सिवा उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। अफसर चिल्लाते, धमकाते, अमानत और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की बात करते, पर रविंद्र ने कांपती आंखों से सिर्फ इतना कहा, मेरी बीवी को कुछ मत करना, उसे कुछ नहीं पता। उसने बार बार दोहराया कि अमानत बेगुनाह है और उसे छोड़ दें। कई हफ्तों की यातनाओं के बाद पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया। बंद कमरे में चली सैन्य अदालत ने रविंद्र को हिंदुस्तान का जासूस और गद्दार करार देते हुए 1985 में मौत की सजा सुनाई। उस फैसले के वक्त अदालत में खड़े रविंद्र के चेहरे पर कोई खौफ या पछतावा नहीं था। उसने खुद को तैयार कर लिया था कि एक दिन यही अंजाम होगा। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबावों और जेल में लंबे समय तक बंद रहने के कारण बाद में मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दिया गया, यानी उसे ताउम्र जेल में सड़ना था। जब उसे बताया गया कि वह अब फांसी नहीं चढ़ेगा बल्कि जीवन भर कैद रहेगा, तो उसे समझ नहीं आया कि खुश हो या दुखी। एक तरफ जिंदगी बच गई थी, दूसरी तरफ इसका मतलब था कि बाकी की उम्र अंधेरी काल कोठरी में बीतेगी, अपने वतन से कोसों दूर, गुमनाम और शायद भुला दी गई। पहले कुछ साल रविंद्र, जो अब कैदी नंबर बन चुका था, उसे पाकिस्तानी जेल में उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसे रिहा करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता होगा। वह दिन रात उस संभावित आजादी की दुआ करता। मियांवाली और मुल्तान की जेलों की तंग कोठरियों में बंद वह अपनी पिछली जिंदगी को याद करके खुद को दिलासा देता कि उसने जो किया मुल्क के लिए किया। जेल में उसे कभी कभार अखबार के पुराने टुकड़े मिल जाते जिनसे उसे बाहर की दुनिया की कुछ खबर मिलती। उसे पता चला कि उसके परिवार वाले भारत में उसकी रिहाई के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उसकी मां ने न जाने कितनी चिट्ठियां भारत सरकार को लिखी, नेताओं के दफ्तरों के चक्कर लगाए, मगर हर बार निराशा ही मिली। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कभी स्वीकार ही नहीं किया कि रविंद्र उनका अपना जासूस है। रविंद्र को जेल में लिखने पढ़ने की थोड़ी बहुत छूट मिली हुई थी, वहीं उसकी कलम उसके दर्द की साथी बन गई। वह अपने माता पिता और भाई को खत लिखकर अपना हाल बताने की कोशिश करता, हालांकि शब्दों में सब कुछ कहना मुमकिन नहीं था। कई खत उसने जेल के पहरेदारों को चुपके से देकर घर भिजवाए। उन खतों में वह अपनी हालत से ज्यादा अपने जज्बात लिखता था। एक खत में उसने तड़प कर लिखा, अगर मैं एक अमेरिकी जासूस होता तो 3 दिन में इस जेल से छूट जाता। एक और खत में उसका दर्द छलका, क्या यही इनाम है उन सालों का जब मैंने अपने देश के लिए अपनी जान जोखिम पर डाली। हर शब्द में गहरा मलाल था कि जिसके लिए इतना कुछ कुर्बान किया उसी देश ने उसे भुला दिया। साल दर साल गुजरते गए। रविंद्र की जवानी जेल की चारदीवारी में ढलने लगी। कठोर यातनाओं और बदहाल कैद ने उसका स्वास्थ्य बिगाड़ दिया। उसे फेफड़ों की बीमारी हो गई, साथ ही दिल की भी बीमारी लग गई। कई बार खांसते खांसते वह जमीन पर गिर पड़ता,
तो साथी कैदी या कोई दयालु प्रहरी उसे संभालते। ठीक से इलाज न होने के कारण उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। इसी कैद के दौरान एक खबर ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। उसके पिता हिंदुस्तान में इंतजार करते करते इस दुनिया से चले गए। यह खबर शायद उसके परिवार ने किसी तरह भिजवाई या किसी अखबार की कतरन से उसे पता चली। पिता की मृत्यु की खबर पर वह फूट फूट कर रोया। उसे लगा जैसे उसकी वजह से उनके सपने अधूरे रह गए। रात के सन्नाटे में जब सारे कैदी सो जाते, रविंद्र को नींद नहीं आती। वह सींखों से झांक कर तारों भरे आसमान को देखता और सोचता, क्या उसे कभी दोबारा अपने वतन की जमीन नसीब होगी? क्या वह अपनी बूढ़ी माँ को फिर गले लगा पाएगा? दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंजती और वह जान जाता कि अभी बहुत लंबी रात बाकी है। फिर भी इतने कष्टों के बावजूद उसके दिल में भारत के लिए प्रेम कम न हुआ। उसने एक बार एक सहकैदी से कहा, अगर दोबारा मौका मिला तो फिर वही करूंगा जो किया। मुल्क पहले था, है और रहेगा। यह बात सुनकर वह सहकैदी बस चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखकर रह गया। रविंद्र की आंखों में उस पल गर्व और आंसू एक साथ झलक रहे थे। 16 साल बीत चुके थे। रविंद्र अब उम्र के लगभग 50 के पास था, लेकिन दिखने में 60 से ऊपर का लगता था। लंबी दाढ़ी, कमजोर जिस्म, धुंधली आंखें, मगर दिल में हल्की सी उम्मीद की लौ अब भी टिमटिमा रही थी कि शायद कभी तो वतन वापसी होगी या कम से कम आजाद फिजा में सांस लेने को मिलेगी। सन 2001 आ चुका था। पूरे 18 बरस बीत गए थे रविंद्र को पाकिस्तानी जेलों में यातना झेलते और गुमनामी में जीते हुए। अब उसका शरीर जवाब दे चुका था। तपेदिक और हृदय रोग ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। उस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि उसे जेल के अस्पताल वार्ड में शिफ्ट किया गया। 21 नवंबर 2001 की एक ठंडी सुबह वार्ड का दरवाजा खोलने पर प्रहरी ने रविंद्र को निढाल पाया। रात के किसी पहर में उसकी जीवन डोर टूट चुकी थी। आंखें बंद थीं, मानो सोते सोते कोई सपना देख रहा हो। चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे सारे दुख खत्म हो गए हों। पाकिस्तान की मिट्टी ने एक भारतीय सपूत की अंतिम सांसें अपने अंदर समेट ली थीं। रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर को उसी जेल परिसर में गुमनाम ढंग से दफन कर दिया गया। ना कोई तिरंगा लिपटा, न बंदूक की सलामी हुई, ना ही अपने वतन की मिट्टी नसीब हुई। एक युग का अंत खामोशी से हो गया। हालांकि उस पल दुनिया अनजान थी, लेकिन सच तो यह है कि रविंद्र जैसा जांबाज जासूस मरकर भी अमर हो गया। वर्षों बाद जब उसके परिवार और कुछ पत्रकारों की कोशिशों से उसकी कहानी दुनिया के सामने आई, तब लोगों को पता चला कि किस तरह एक थिएटर का कलाकार देश का ब्लैक टाइगर बनकर दुश्मन की धरती पर लड़ता रहा। आज भले ही आधिकारिक रूप से उन्हें वो सम्मान न मिला हो जिसके वो हकदार थे, लेकिन देश के लाखों लोगों के दिल में रविंद्र कौशिक एक नायक के तौर पर जिंदा है।